हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आज हम उसका प्रूफ देखते हैं यूजिंग फर्मेंट्स प्रिंसिपल। बट ये चीज़ ध्यान रखो, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ठीक है, इसका प्रूफ वगैरह कुछ भी याद करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही बस किसी को दिखाने के लिए नीचा कि हाँ तुझे नहीं आता, तुझे फर्मेंट प्रिंसिपल नहीं पढ़ाया, तो वैसे ही है। और मैं अपनी नॉलेज थोड़ी दिखा रहा हूँ कि मुझे आता है। हमने फर्मेंट प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था कि व्हाट इज़ फर्मेंट्स प्रिंसिपल। फर्मेट प्रिंसिपल बताता था कि कोई भी रे अगर जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर ट्रेवल करना है, वो हमेशा ऐसा पाथ चूज करेगा कि बाकी पाथ से उसे टाइम कम लगे। तो जैसे रे को किसी भी एक पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाना है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे गया, बेंडिंग हुई किस तरफ और यहाँ पे रीच कर गया। एज्यूम करो ये डिस्टेंस है x, ये टोटल डिस्टेंस है d, तो ये कितना डिस्टेंस होगा d माइनस एक्स। अब ये x वेरिएबल है हमारा, तो टोटल कितना, मान लो इस ये मीडियम 1 है, इसमें स्पीड है v1, ये v2, टोटल कितना टाइम लगा, यहाँ पे कितना पाथ हो गया, ये b ये x, तो ये कितना पाथ हो गया, रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितनी स्पीड है इस मीडियम में v1, प्लस इस मीडियम में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, a स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन इस मीडियम में स्पीड है v2। तो कितना ये आ गया टाइम। तो हमें टाइम को मिनिमाइज करना, वेरिएबल क्या है x, डिफरेंशिएट करो इस टर्म का डिफरेंशियल, तो मैं इसको एक बार x रख रहा हूँ, x की पावर 1/2 का डिफरेंशियल 1/2 x की पावर माइनस 1/2। जिस चीज को x माना है उसका फिर से डिफरेंशियल b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, और b1 कांस्टेंट था वो बाहर आ गया था, प्लस नेक्स्ट टर्म का 1/v2 बाहर आ गया। इस पूरी टर्म को एक बार हमने x लेट कर लिया, तो x की पावर 1/2 का डिफरेंशियल 1/2 x की पावर, ठीक है, इस x की पावर माइनस 1/2। अब जिस चीज को तुमने x लेट करा था उसका फिर से डिफरेंशियल, तो a स्क्वायर का डिफरेंशियल 0, d माइनस एक्स के स्क्वायर का डिफरेंशियल, d माइनस एक्स के स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, फिर से इसको x लेट कर लो, x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x, जिस चीज को x लेट करा इसका फिर से डिफरेंशियल, तो d माइनस एक्स का डिफरेंशियल हो गया -1, और ये कितना होना चाहिए 0। तो यहां से हमारे पास क्या आता है 1/2, ये 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, x अपॉन रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/v1 इज इक्वल टू d माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का स्क्वायर बाय v2। तो ये एंगल है, मान लो इसके लिए इंसिडेंट एंगल θ1, और ये तुम्हारे लिए एंगल है θ2। तो x इस ट्रायंगल में देखो x बाय रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारे पास साइन θ1 इज इक्वल टू d माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारे पास साइन θ2। ये है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो क्या आ गया साइन i बाय साइन r इज इक्वल टू कितना हो गया ये तुम्हारे पास v1 बाय v2, या साइन r बाय साइन i, ये कितना आ गया v2 बाय v1, और ये क्या होगा μ1 बाय μ2, विच इज स्नेल्स लॉ, μ1 साइन i इज इक्वल टू μ1 साइन r। ये हमारा प्रूफ सिलेबस में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट, वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म। मान लो ये तुम्हारे पास इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो स्नेल्स लॉ होता क्या है, हमने क्या पढ़ा था, μ1 साइन i इज इक्वल टू μ2 साइन r। अब ये है इंसिडेंट वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप, और ये हो गया नॉर्मल वेक्टर। इंसिडेंट वेक्टर, ये इंसिडेंट वेक्टर है और ये नॉर्मल वेक्टर, दोनों में एंगल फाइंड करना, टेल ज्वाइन करो। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो होता है ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड इज ए बी साइन थीटा।
ए कैप क्रॉस बी कैप, ए का मैग्नीट्यूड, ए कैप का मैग्नीट्यूड इज 1, बी कैप का मैग्नीट्यूड इज 1 साइन थीटा। तो ए कैप क्रॉस बी कैप ये क्या करता है, सिंपली ए और बी में जो एंगल है उसका एंगल, ए और बी में जो एंगल है उसका साइन बता देता है। तो आई वेक्टर और एन वेक्टर में ये एंगल था आई, तो साइन आई, तो μ1 टाइम्स आई कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू μ2 टाइम्स आर कैप क्रॉस एन कैप, ये आर और एन वेक्टर में एंगल। और देखो ये डायरेक्शन भी सेम आएगा, आई क्रॉस एन, ये चेक करो, ये आएगा तुम्हारे पास आई क्रॉस एन इनसाइड द प्लेन, आर क्रॉस एन भी आएगा इनसाइड द प्लेन, तो डायरेक्शन भी सेम है। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, द एक्स वाई प्लेन इज द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, z ग्रेटर देन 0 एंड z लेस देन 0। तो z ग्रेटर देन 0 का मतलब, जैसे ये हमारा ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये पूरा एक्स वाई प्लेन है, इसके ऊपर का प्लेन इज z ग्रेटर देन 0 और नीचे का प्लेन इज z लेस देन 0। हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऊपर वाले मीडियम का ये तुम्हारे पास एक ये सरफेस हो गया इसका जो सेपरेट कर रहे हैं, इससे ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 और इसके नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। अ रे ऑफ लाइट इन मीडियम वन मीडियम, ये जो फर्स्ट मीडियम अपना, इसमें से इंसिडेंट है इस गिवन 6√3 आई कैप, ये वेक्टर दे दिया ऑन द प्लेन ऑफ सेपरेशन, फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। देखो हमारे पास इंसिडेंट वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो तुम ढूंढ लोगे, ठीक है, ये काम हो जाएगा। नॉर्मल वेक्टर भी हमें पता है, नॉर्मल वेक्टर हो गया z डायरेक्शन में k कैप, r कैप ढूंढना है, बट हम इस फॉर्मूला से r कैप नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ना वेक्टर प्रोडक्ट तो कर सकते हो, वेक्टर डिवीजन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हमें r ढूंढना है n को नीचे ले गए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये IIT में 1999 में 10 मार्क का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। इसका कंसेप्ट देखते हैं, इसमें हमारे पास स्नेल्स के दोनों लॉज का यूज करेंगे। फर्स्ट कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है, एंड सेकंड μ1 sin i इज μ2 sin r। तो पहले ये देखो, अगर मैं सिंपली x और y प्लेन बनाऊं, ये x और ये y, इंसिडेंट वेक्टर क्या है 6√3 i कैप, इट इज 6√3 i कैप, ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है, प्लस 8√3 j कैप, 6√3, यहां से कोई भी रे आ रही है, 6√3 i कैप प्लस 6√3 i कैप प्लस 8√3 j कैप। इधर ड्रॉ कर लो, 6√3 i कैप 8√3 j कैप। तो इसकी पहले डायरेक्शन ढूंढते हैं कि एक्स वाई प्लेन में इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है। इसका जो रिजल्टेंट है एक्स वाई प्लेन में कितना आ रहा है, इंसिडेंट वेक्टर सिर्फ एक्स वाई प्लेन में मैं देख रहा हूं, इज √6√3 का स्क्वायर प्लस 8√3 का स्क्वायर। कितना आ गया ये, √3 कॉमन आ जाएगा, बाहर ले लेना, तो ये आ रहा होगा √6 का स्क्वायर प्लस ये, तो ये 10√3 आ जाएगा। इस सोल्व करना, दिस इज 10√3। तो मतलब ये वेक्टर तुम्हारे पास एक्स वाई प्लेन में कितना है 10√3, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास कितना है, ये 10, ये है 10। सेकेंड पॉइंट, ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला एंगल कितना आ रहा है, तो टोटल रे तो ये है, ठीक है, टोटल रे ये है, ये मैं देख रहा हूं कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। ये tan, इसको कुछ भी थीटा लिख लो, तो tan थीटा इज 8√3/6√3, मतलब कितना हो गया ये 4/3, मतलब ये थीटा कितना है 53 डिग्री। तो ये एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री बना रहा है, इसके साथ कितना बना रहा है 37 डिग्री, और z एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना फॉर्म कर रहा है एंगल
वो कैसे फाइंड करोगे, ये हो गया tan√3, ये हो गया 10। अगर मैं तुम्हें बस ये बता दूं कि ये XY प्लेन है, ये Z है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो तुम्हारा वेक्टर है, इस डायरेक्शन में कितना वेक्टर है, इट इज tan√3, और वर्टिकली डाउनवर्ड कितना वेक्टर है, 10। तो अगर यहाँ पे है tan√3, यहाँ पे है 10, तो अगर मैं बताऊं कि Z से कितना एंगल बना रहा है, मान लो ये Z से I एंगल बना रहा है, क्योंकि यही एंगल ऑफ इंसिडेंस होने वाला है। तो व्हाट इज tan I? tan I कितना होगा, tan√3/10, विच इज √3। मतलब ये Z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। एक मेथड इसको करने का और है, इसमें तुम्हें पहले तो ये समझना है कि भाई हमारी जो नॉर्मल है वो Z के अलोंग है। तो अगर कोई भी वेक्टर का मुझे Z के साथ एंगल फाइंड करना है कि Z के साथ कितना एंगल है, X के साथ कितना एंगल है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने वेक्टर्स में सीखा था, अगर एक वेक्टर है A वेक्टर, AX I कैप, AY J कैप, AZ K कैप, इसका किसी भी एक्सिस के साथ, मान लो x के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो cos अल्फा इज AX/A। ये y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, AY/A, या z के साथ एक गामा एंगल बना रहा है, AZ/A। ठीक है, तो हमारा जो इंसिडेंट वेक्टर है वो है, पहली बात कितना, 6√3 I कैप प्लस 8√3 J कैप माइनस 10 K कैप। तो इसके अगर मैं एंगल फाइंड करूं, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √6√3 का स्क्वायर प्लस 8√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर। ये सोल्व करो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 300 प्लस 100 दैट इज 400, ये आ जाएगा 20। तो इस केस में z के साथ एंगल कोस गामा कितना आएगा, AZ बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो -1/2। तो ये कोस ऑफ 60 डिग्री होता है प्लस 1/2, कोस ऑफ 120 डिग्री ये आएगा तुम्हारे पास कितना, -1/2। मतलब ये z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब देखो ये है प्लस z, तो ये तुम्हारा जो रे आ रहा है ना, वो इसके साथ 120 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल कितना है, 60। तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रहा है, जो हमने पहले भी फाइंड करा था, कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे। तो अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था √2, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, तो √2 sin 60 इज इक्वल टू √3 sin r। तो कितना हो गया ये, तो r आ जाएगा यहां से 45 डिग्री। तो मतलब जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना एंगल बना रहा है तुम्हारे पास z एक्सिस के साथ या माइनस z के साथ, वो बना रहा है कितना, 45 डिग्री। तो हमें एक यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है इसे। तो इसका जो z कंपोनेंट है, इसका z कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड है 1 cos 45 माइनस k कैप। ये तो आ गया इसका r का z कंपोनेंट, ठीक है। अब हम ढूंढते हैं दूसरा कंपोनेंट आएगा sin 45, बट वो ध्यान रखना वो xy प्लेन में आएगा। तो इसका सेकंड कंपोनेंट आ रहा है xy प्लेन में, वो कितना आ रहा है, 1 sin 45, दिस कंपोनेंट इज इन xy प्लेन, और ये वाला किस में है तुम्हारे पास, z में, 1/√2। हमने पहले चेक किया था, अगर तुम्हारा इंसिडेंट वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था, 53, तो जो रिफ्रैक्टेड है वो भी xy प्लेन में उतना ही एंगल बनाएगा। देखो जैसे यहां से ऐसे रे आया तुम्हारे पास, कोई जैसे ये आया ऐसे टकरा रहा है, तो जो जाएगा वो इसी साइड जाएगा ना। तो ये मान लो मेरी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहां से तुम्हारे पास कोई रे आ रहा है,
तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो एक्स और वाई के साथ उसका एंगल चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस प्लेन में जो भी एक्सिस है उसके साथ एंगल चेंज नहीं होगा, सिर्फ एंगल किसके साथ चेंज होगा, जेड के साथ। तो एक्स और वाई के साथ वो सेम एंगल फॉर्म करेगा, जैसे ऐसे आ रहा है तो इसी प्लेन में ऐसा कुछ प्लेन बनेगा। तो इस प्लेन में इसका कितना कंपोनेंट आ रहा है, 1/√2। ये एक्स के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 53 डिग्री। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होना चाहिए, इट्स एक्स कंपोनेंट इज RXY cos 53। कितना हो गया ये, 1/√2 cos 53। cos 53 होता है कितना, 3/5। तो इट इज 3/5√2। और इसका जो y कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट इज RXY sin 53। ये हो गया 4/5। तो तुम्हारा r कैप वेक्टर ये कितना हो गया हमारा, 3/5√2 i कैप प्लस 4/5√2 j कैप माइनस 1/√2 k कैप। मैंने इसमें क्या कंसेप्ट यूज किया, z के साथ जो एंगल था पहले वो फाइंड किया, वहां पे स्नेल्स लॉ लगा दिया। एक्स वाई के साथ जो एंगल है वो चेंज नहीं होगा, तो ये पहले हमने स्नेल्स लॉ लगा के ये एंगल फाइंड किया, एक यूनिट वेक्टर आ गया। इसका एक कंपोनेंट तो हमने निकाल लिया जेड एक्सिस की तरफ, दूसरा कंपोनेंट आएगा जेड के परपेंडिकुलर विच इज इन एक्स वाई प्लेन, और वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ अभी भी सेम एंगल फॉर्म कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ विड्थ d falls on glass air interface and enters in a glass of refractive index mu. Given that angle of incidence of ray is phi, find the width of the beam in glass medium. तो ये इसकी विड्थ दे रखी है, एयर से ग्लास में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, तो हमें इसमें इसकी विड्थ बतानी है कितनी विड्थ होगी। पहले तो ये लिखते हैं, मान लो कुछ भी एंगल आर हो गया, क्या लिखोगे, 1 sin phi इज इक्वल टू म्यू साइन आर, ठीक है। तो यहां से मेरे पास साइन आर का वैल्यू आ गया, साइन आर इज साइन फाई बाई म्यू, ठीक है। हमें ये निकालना है इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। देखो ये अगर परपेंडिकुलर है, ये है फाई एंगल, ये हो गया 90 माइनस फाई, ये फाई, ठीक है, ये नॉर्मल है तो ये फाई। अब ये डी है, ये तुम्हारे लिए इस फाई के लिए ये हो गया बेस, ये हो गया इसके लिए हाइपोटेनियस। हमें क्या गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो कोस फाई इज, ये मान लो कुछ भी ए बी लिख रहा हूं, कोस फाई इज डी बाई ए बी। तो ए बी कितना हो गया, डी अपॉन कोस फाई। ऐसे ये एंगल तुम्हारे पास कितना है, आर, ये आपस में परपेंडिकुलर है, हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, इसको कुछ भी डी डैश लिख लो। तो ये ए बी आ चुका है, ये एंगल आर, ये 90 माइनस आर, ये आर। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं हाइपोटेनस है ए बी, तो डी डैश तुम्हारे पास कितना आना चाहिए, ए बी कितना, ए बी कोस आर। साइन आर का वैल्यू पता है, कोस आर निकाल लो, या तो लिख लो कितना होता है, कोस थीटा इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको लिख सकते हो परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो कोस आर बेस कितना होगा, बेस विल बी अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो कोस आर इज बी बाई एच, म्यू स्क्वायर, तो कितना हो गया, ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास कोस आर। तो डी डैश इज ए बी, व्हाट इज ए बी, डी बाय कोस फाई इंटू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रे है, वो मीडियम 1 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से जा रही है मीडियम 2 में ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, हमें एंगल आर फाइंड करना है।
तो कैसे करोगे, 2 sin 45 इज इक्वल टू 1 sin r। sin 45 हो गया 1/√2, तो sin r आ गया √2। बट sin r तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये हमारा यहाँ पे आंसर क्यों गलत आ रहा है, बिकॉज देर इज अ फिनोमिना हेयर विच इज हैपनिंग दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये वर्डिंग ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन। व्हाट इज TIR? व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट वेंट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, जैसे मान लो रेयर टू डेंसर जाए तो हमें पता है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है, और अगर डेंसर टू रेयर जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। रेयर टू डेंसर जो एंगल R होगा वो छोटा होगा, ठीक है, और केस 2 में तुम्हारे पास जो एंगल R होगा वो I से बड़ा होगा। देखो अगर कोई भी मीडियम हो, कोई भी केस हो, अगर 0 डिग्री से I मतलब नॉर्मली इंसिडेंट हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0। तो अगर I 0 साइन I 0 तो साइन R भी 0, तो मतलब R भी कितना होगा इस केस में 0। तो अगर कोई नॉर्मली इंसिडेंट करे रे तो वो विदाउट डेविएशन पास हो जाता है। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि अगर रे डेविएट नहीं करा जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो या तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहा होगा, नहीं तो क्या केस हो सकता है कि रे तुम्हारा कैसा इंसिडेंट हो, नॉर्मली इंसिडेंट हो। अब I 0 है तो R 0 है, जैसे जैसे मैं I का वैल्यू इंक्रीज करता हूं तो R का वैल्यू भी इंक्रीज करता जाता है। I 0 R 0, जैसे जैसे I बढ़ाओगे R भी बढ़ेगा। I का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 90 डिग्री, क्योंकि जब रेयर टू डेंसर ट्रेवल करता है तो एंगल R एंगल I से क्या होता है, स्मॉल। तो I का अगर मैक्सिमम वैल्यू 90 है, R तो 90 से छोटा ही रहेगा। यहाँ पे इस केस में क्या होता है, जब रेयर टू डेंसर जाता है तो जब मैं I इंक्रीज करता हूं R इंक्रीज करेगा, बट कौन सा ज्यादा तेजी से इंक्रीज करता है, किसका रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा होता है। अगर रेयर टू डेंसर ट्रेवल करे तो अगर मैं I बढ़ाऊं R भी बढ़ेगा, बट I ज्यादा रेट से बढ़ता है, R उससे कम रेट से बढ़ता है। तो I का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 90, R का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 90 से छोटा है। बट इन सेकेंड केस जब डेंसर टू रेयर जाता है, I 0 R 0, I जैसे से बढ़ाओगे R बढ़ेगा, बट क्योंकि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है तो R I से बड़ा होता है, या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ R इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ I। तो जैसे हम I बढ़ाते हैं, एक केस आता है, एक पर्टिकुलर एंगल आता है जब तुम्हारे पास I की एक वैल्यू के लिए R का वैल्यू हो जाता है 90 डिग्री। इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। I की इस वैल्यू को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इसको IC या किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। इस केस में जो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बिकम्स 90 डिग्री। ये कब होता है, जब डेंसर से रेयर मीडियम में रे ट्रेवल करे। अब मैं अगर I को फर्दर इंक्रीज करूं, इफ एंगल I इज फर्दर इंक्रीज, तो क्या होगा, I बढ़ाता गया R बढ़ता गया। अगर I को इससे भी ज्यादा इंक्रीज करोगे तो जो रे ऑफ लाइट है वो इस मीडियम में नहीं जाता, सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है। तो इफ I इज ग्रेटर देन IC, तो रे ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम में जाता ही नहीं है, इसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है। तो कौन सा फिनोमेना है ये, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, इज इट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन? यस, इट इज रिफ्लेक्शन। तो ये कौन से लॉज ओबे करेगा, ये रिफ्रैक्शन के लॉज ओबे ही नहीं करेगा, ये कौन से लॉज ओबे करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है, और इसमें अगर डेविएशन पूछो तो डेविएशन कितना होगा, 180 - 2i। और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल वर्ड यूज क्यों करते हैं कि सारी की सारी लाइट, इस मीडियम में कोई भी लाइट नहीं जाता, सारा का सारा लाइट वापस बाउंस बैक कर जाता है। तो अगर कुछ लाइट बाउंस बैक करे उसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। सारा करता है क्योंकि इस केस में सारा ही लाइट वापस आ जाता है, कोई भी लाइट आगे ट्रेवल ही नहीं करता, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब होता है फिनोमेना, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो जैसे ये केस देखो, एक रे ऑफ लाइट आया, नॉर्मली इंसिडेंट है, विदाउट डेविएशन वो पास कर गया। कोई और केस किसी भी आया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करे, क्रिटिकल एंगल पे आया, क्या होगा, 90 डिग्री पे चला जाएगा।
अगर क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है तो लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है और एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 माइनस 2 है। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पे तुम्हारे पास रिफ्रैक्शन के लॉज ओबे नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन के लॉज ओबे करेगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा था, इसमें अब एक मेथड तो ये है, पहले इसका क्रिटिकल एंगल निकाल लो या तो अगर तुम इसका क्रिटिकल एंगल फाइंड करोगे, क्रिटिकल एंगल कितना आएगा, कैसे फाइंड करना, देखो क्रिटिकल एंगल पे मुझे पता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो 2 साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 साइन 90। तो साइन थीटा सी कितना आ गया 1/2, या थीटा क्रिटिकल एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। तो अब ये देखो क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे इंसिडेंट है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, टी आर हो जाना चाहिए, और ये कितने एंगल पे वापस आएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें हर बार चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे टी आर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो नहीं, जैसे इसमें क्या करा करो भाई, अगर तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे टी आर हो रहा है कि नहीं, तुम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तुम्हें तो लग रहा है कि रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, वो अप्लाई कर दो। तुम्हारा यहां से साइन आर का ऐसा वैल्यू हो जाएगा जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज साइन आर 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो रहा होगा, टी आर हो रहा होगा, और तुमने रिफ्रैक्शन का लॉ नहीं लगाना, कौन सा लॉ लगाना है, रिफ्लेक्शन का। तो हमें पहले से क्रिटिकल एंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। जैसे अब ये मान लो एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, ये डेंसर टू रेयर एक रे ट्रेवल कर रहा है, तो हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला, म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 साइन 90। साइन थीटा सी कितना आ गया 1/μ, यस थीटा सी इज साइन इनवर्स 1/μ। जितना तुम्हारा म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, या इनका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, उतना तुम्हारे पास क्रिटिकल एंगल क्या आएगा, स्मॉल आएगा, क्योंकि म्यू जितना ज्यादा होगा साइन थीटा सी कम होगा, मतलब थीटा सी कम होगा। या अगर ये μ2 होता, ये μ1 होता, ठीक है, तो इसको लिख देता 1/, देखो मैं इसको कैसे करता हूं, μ/1, यहाँ पे μ2/μ1। मुझे कैसे पता लगता है कि कौन सा कहां पे लेना है, तो म्यू की जगह जो आ रहा है अपॉन 1 की जगह, तो मैं म्यू को रिप्लेस कर देता हूं μ2/μ1। हम काफी क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें म्यू को म्यू रिलेटिव से रिप्लेस कर देंगे। μ/1, मैं तुम्हें ना सारे डेरिवेशन इसके लिए कराऊंगा, एक मीडियम एयर होगा, दूसरा मीडियम म्यू होगा। बट अगर तुम्हारे पास ऐसा केस आता है कि जिसमें दूसरा मीडियम एयर नहीं है या वैक्यूम नहीं है, तो वहां पे μ2 μ1, ये केस सीधा याद रखो। यहाँ पे बस क्या करना, म्यू की जगह μ2/μ1, μ/1 की जगह हमने क्या करना है, μ2/μ1।